आज हम एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर। जो हमने देखा था कि करंट कैरिंग कॉइल और करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स एक्ट होता है उसके ऊपर, और पहले देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो एप्लीकेशन का पार्ट में जाएगा अब। गैल्वेनोमीटर मतलब क्या? इट इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है विच मेजर, वो क्या करेगा? विच मेजर और डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ये हम पहले इजी बताएंगे। मेजर और डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल भी मेजर करेगा, करंट है मतलब तक, उसे हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर के दो टाइप्स हम जनरली डिवाइड करते हैं गैल्वेनोमीटर के। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, याद रखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और दूसरा मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। अब मूविंग कॉइल में क्या होगा? ध्यान दो, मूविंग कॉइल में फिर दो टाइप है गैल्वेनोमीटर के। हाँ, अब हम क्या करेंगे? हाँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड कॉइल। देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के फिर दो पार्ट है। एक है सस्पेंडेड कॉइल, और दूसरा है पिवोटेड कॉइल, पिवोटेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर। इधर भी वही है, सस्पेंडेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के दो टाइप्स है, सस्पेंडेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर और पिवोटेड कॉइल टाइप। इसमें क्या होता है? कॉइल, ये मूविंग कॉइल में हमेशा याद रखो, कॉइल मूव जो होता है मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रहता है, और मूविंग मैग्नेट में मैग्नेट मूव होता है। मूविंग मैग्नेट, यहाँ में मैग्नेट मूव होता है, यहाँ मैग्नेट मूव होता है, याद रखो, मूविंग मैग्नेट। इसका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है अब। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर यही है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें सस्पेंडेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर है, पिवोटेड। सस्पेंडेड में क्या होता है? देखो, कॉइल सस्पेंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, कॉइल सस्पेंडेड इन स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, याद रखो, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। और पिवोटेड में क्या होता है? देखो, कॉइल पिवोट करते हैं, कॉइल पिवोटेड इन स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, इन स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। इतना ही याद रखो, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में खाली ये ध्यान दो, कौन सा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, यही हमें पढ़ना है। ये दो हमें उतना डिटेल में नहीं है, तो ये याद रखो तुम। सस्पेंडेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर, कॉइल सस्पेंडेड इन स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ कॉइल पिवोट होगा स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में। अब आगे पढ़ना है हमें, सस्पेंडेड कॉइल पढ़ना है, याद रखो। तो ये, अब ये सस्पेंडेड कॉइल टाइप जो गैल्वेनोमीटर है ना, पहले केल्विन ने इसको डिजाइन किया। इसको डिजाइन जो किया है ना, केल्विन ने डिजाइन किया, केल्विन डिजाइनर इनिशियली, और उसको फिर मॉडिफाइड किया किसने? बाय डी अर्सोनवाल, याद रखो, अर्सोनवाल, डी अर्सोनवाल।
ठीक है, केल्विन ने डिज़ाइन किया और फिर उसको मॉडिफाइड किया डी अर्सोनवल ने। कौन? ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मतलब इट इज इलेक्ट्रिक मेजर और डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, ऑल्सो यूज्ड एज अ मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। आगे हमें देखना है कि उसको वोल्ट मीटर भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये था गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के दो टाइप, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग मैग्नेट। हमें सिलेबस में यही है, सस्पेंडेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर। कॉइल सस्पेंड होता है, यहाँ कॉइल पिवोट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ओके। देखो अब प्रिंसिपल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आगे प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखना है। कौन से प्रिंसिपल पे ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर चलता है? तो उसमें है व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल, ये कॉइल इसमें करंट पास हो रहा है और ये नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। एंड डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टॉर्क से वो डिफ्लेक्ट होगा। हम आगे भी बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल टॉर्क से डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये भी हमें पता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। तो याद रखो क्या दिया है, व्हेन एवर करंट कैरिंग कॉइल is placed in uniform magnetic field, it experiences a torque. बाद में डिफ्लेक्शन होगा, पहले टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, याद रखो। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब हमें क्या करना है आगे कि क्या कंस्ट्रक्शन होगा इसका, फिर वर्किंग देखेंगे हम। इसमें क्या दिया है देखो, कॉइल PQRS। कॉइल PQRS क्या रहेगा, इज मेड अप ऑफ थिन, ये कॉइल जो है कॉइल PQRS, यहाँ ध्यान दो। अब कंस्ट्रक्शन में हमें नंबर 1 देखना है, इसमें कॉइल है। तो कॉइल कैसा रहेगा, PQRS इज मेड अप ऑफ थिन फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर, एकदम थिन होगा। इट्स टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स हो गए, आर उंड ऑन नॉन मैग्नेटिक फ्रेम, यहाँ ऊपर कोई तो नॉन मैग्नेटिक फ्रेम होगा, उसके ऊपर वो हमने उंड किया, राइट। और वो सस्पेंड करता है फास्फोरस ब्रोंज वायर से एंड प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। वो आगे देखेंगे, हम बोल सकेंगे इट सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग, कौन सा वायर, यूजिंग फॉस्फोर ब्रोंज, ब्रोंज बोलते कोई, ब्रोंज बोलते कोई, ब्रोंज भी बोलते वायर, फास्फोरस ब्रोंज वायर। तो ये था कॉइल के बारे में। अब आगे हम फास्फोरस ब्रोंज वायर क्या है वो भी देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी देखेंगे, स्प्रिंग भी देखेंगे। देखो दो नंबर में हमारे पास क्या है, कॉन्केव मैग्नेटिक पोल्स, ये ऐसे रहेंगे कॉन्केव, हॉर्सशू जैसा। क्या करेंगे, कॉन्केव मैग्नेटिक पोल्स प्रोड्यूसेस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अभी समझने को थोड़ा हार्ड है, इसको मैं यहाँ बताता हूँ कि कैसे। यह ऐसी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, देखो यहाँ आगे मैं बताने वाला हूँ, थ्योरी में लगने वाला है यहाँ। तो ये कॉन्केव चाहिए ना, हाँ सॉरी, या ऐसा, ये भी कॉन्केव मतलब हॉर्सशू के जैसा। ये क्या करेंगे, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, अंदर तो हमारा ये सॉफ्ट आयरन कोर है,
ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। रेडियल मतलब ऐसा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ से लाइन निकलेगी, इधर जाएगी। अब कॉइल इसके ऊपर है। अब कॉइल समझो इस पोजीशन को है, देखो कॉइल हमारा ये ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन में ऐसा एक स्ट्रेट लाइन तैयार कराएगा, इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। हाँ, अब कॉइल हमारा समझो इस पोजीशन को ऐसा, ये कॉइल जो था हमने अभी बताया, ये कॉइल ऐसा रहेगा, ये कॉइल। अब ये फील्ड है इधर से इधर रेडियल, तो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया, समझो यहाँ ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे इधर है कॉइल, इसके ऊपर ये कॉइल इधर है ऐसा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। देखो यहाँ पे, हाँ ये क्या होगा, तो देखो ये कॉइल इधर है ऐसा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स के कॉइल्स है ऐसा हमारा ये, तो ये इस फील्ड के साथ रहेगा हमेशा, तो इसे हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बहुत काम का है, आगे इक्वेशन में देखेंगे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा, कॉइल ऐसा ही है, अब ऐसा है तो इस लाइन के साथ रहेगा, ऐसा है तो दूसरी लाइंस, बहुत सारे लाइंस तैयार करेगा, ऐसा रहा तो इस लाइन के साथ रहेगा। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा याद रखो, प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे काम है इसका। चलो देखो दोस्तों, तीसरा है आयरन कोर क्यों यूज करते हैं हम, और आयरन कोर इनसाइड में रखते हैं बोलो, नहीं तो आयरन कोर पे ऐसा कॉइल उंडेड लगता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो उसका काम क्या है, तो आयरन कोर इज सॉफ्ट आयरन है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, विच फिटेड इनसाइड द कॉइल, अंदर रखते हैं, उधर भी दिखाया। इट इंक्रीजेस, ये ऊपर से देखने के बाद है, ये ऊपर से जब देखेंगे ना हम वैसा दिखेगा वो व्यूज, विच फिटेड इनसाइड द कॉइल, इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा। आगे हमें देखना है डाई पैरा फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपने अंदर पूरे लाइंस लेता है, तो अपने अंदर लाइंस लेता है तो क्या होता है, टॉर्क ज्यादा एक्ट होता है। टॉर्क का फार्मूला हमने देखा, बीना साइन थीटा, देखा कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, बी इंक्रीज होता है, और एम बी साइन थीटा भी देखा है हमने। तो बी इंक्रीज होता है, तो बी इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या होता है, टॉर्क इंक्रीज होता है। टॉर्क इंक्रीज होता है तो उसकी सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी बढ़ती, जल्दी से वो डिफ्लेक्ट होता है टॉर्क ज़्यादा एक्ट होने के कारण। तो ये इस आयरन कोर का काम है। एक तो यहाँ से जो भी लाइन प्रोड्यूस करेगा ये आयरन कोर है, ये जो हम नीचे दिखाया ना ये आयरन कोर है, ठीक है। अपन ऊपर से देखेंगे उसको ऐसा नीचे, तो ये ऐसा लगेगा। अब ये 3D में बताना थोड़ा हार्ड है, तो ये इतना ही याद रखो, इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेटर टॉर्क एक्ट होगा, सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी इंक्रीज होगा। ओके, देखो 4 नंबर में हमारे पास है फास्पर ब्रोंज वायर। ये वायर है, इस वायर से हमें कॉइल सस्पेंड करना है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में। ये नॉर्थ और साउथ यहां दिखाया मैंने, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस वायर का क्या काम है, फास्फोरस ब्रोंज वायर का। तो फास्फोरस ब्रोंज वायर का क्यों यूज करते हैं हम, दूसरा वायर क्यों नहीं यूज करते। तो एक तो उसका हाई यंग्स मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। इसका मतलब वायर इज नॉट स्ट्रेच्ड इजीली, यानी ऐसा नहीं होगा कि इसकी लेंथ बढ़ जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड के नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा और लेंथ भी नहीं बढ़ेगी, जितना है उतना ही रहेगा, यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होने के कारण। उसके बाद है उसकी, अब ये इलास्टिसिटी चैप्टर में यंग्स मॉडुलस क्या है वो बताया है, अभी इतना ही याद रखो तुम। लो रिजिडिटी मॉडुलस, so that wire can twisted easily। लो रिजिडिटी मॉडुलस, ट्विस्ट होने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम
लो रिजिडिटी मॉडुलस बोलेंगे। अब यहाँ इतना ही बताता हूँ मैं। तो वो इजीली ट्विस्ट होता है वायर, ये एक ट्विस्ट इजीली होगा, ऐसा ट्विस्ट इजीली, तो डिफ्लेक्शन अच्छा मिलेगा। स्मॉल इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब किसे बोलते हैं स्मॉल इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट? करंट पास कर दिया, ट्विस्ट हो गया, करंट कम हो गया तो फिर से पहली जगह आना। ऐसा नहीं होना कि वो कंप्लीटली डिफ्लेक्ट होके रहना। तो इसलिए हम फास्फोरस ब्रोंज वायर यूज करते हैं, याद रखो, ठीक है। कोई पूछ सकता है कि फास्फोरस ब्रोंज वायर क्यों? थिन वायर रहता है, इतना याद रखो, एकदम थिन रहता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी 3 याद रखो उसके, ये 3 प्रॉपर्टीज है, 1 2 3, ऐसा याद रखो, ठीक है। ये तो ये फास्फोरस ब्रोंज वायर का काम है। ओके, जैसे ही कॉइल ट्विस्ट होगा, जैसे ही कॉइल ट्विस्ट होगा, वैसे ही मिरर भी ट्विस्ट होगा वायर के साथ। अब हमें इस कॉइल का डिफ्लेक्शन मेजर करना है। तो यहाँ एक अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट का नाम है लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट इन मूविंग कॉइल सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। तो क्या करते हैं, देखो इस मिरर के सामने, अब ये मिरर तुम्हारी तरफ है, समझो मिरर ऐसा मेरी तरफ है और ऐसा यहाँ है गैल्वेनोमीटर, और ये में एक स्टैंड हूँ, ये स्टैंड है, और यहाँ नीचे मेरे लैंप है, और यहाँ मेरा हाथ जो है, देखो यहाँ हाथ ऐसा एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट दिखने वाला, समझो थोड़ा व्हाइट व्हाइट कलर का रहेगा, प्लास्टिक के जैसा। तो वो स्केल है ये हाथ, मतलब ये अब ये जो पोजीशन है मेरा, ये 0 पोजीशन है, इसके ऊपर रीडिंग्स है, यहाँ 0 है और इधर कुछ रीडिंग्स है, समझो ये 0, यहाँ 10 20 30, इधर 10 20 30, ऐसे रीडिंग्स है। अब क्या होगा, मैं जैसे टॉर्च यहाँ से समझो टॉर्च मार दिया, यहाँ नीचे से कहीं, तो यहाँ से समझो टॉर्च मार दिया, इमेज सेंटर को लेना है 0 पे, करंट पास करने के पहले। और जब हम इसमें करंट पास कर देंगे तो पता है करंट पास हो गया तो टॉर्क एक्ट होगा कॉइल पे, कॉइल रोटेट होगा। वो रोटेट हो गया कि जो हमने लाइट रेज वहां इंसिडेंट किया था इस मिरर को, वो मिरर इधर दिखाया। अब करंट पास होने के पहले यहाँ था वो स्पॉट, इस मिरर का, ये जो गोल मिरर है इसका यहाँ स्पॉट दिखा हमें। अब पीछे जो रीडिंग ले उनको ही दिखेगा क्योंकि वो व्हाइट कलर का है और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। तो ये यहाँ था, जैसे ही करंट पास हुआ कॉइल ऐसा थीटा से ट्विस्ट हो गया। थीटा ये ट्विस्ट है, कितने से डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्टिंग एंगल बोलो और ट्विस्ट बोलेंगे। थीटा जो है वो ट्विस्ट है और डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल जो है वो कितना है, देखो थीटा। अब जैसे मिरर ट्विस्ट हो गया, पहले ऐसा था थोड़ा सा, ये मिरर ऐसा है समझो, अब ये ट्विस्ट हो गया ऐसा, तो ये मिरर ऐसा इधर गया। अब क्या होगा, हमें पता है कॉइल पे अगर इंसिडेंट रेज सेम रहता है, अब हमें ऑप्टिक्स में जाना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्टेड रेज ये 2 थीटा से बदलता है। तो ये पहले ऐसा था तो ये 2 थीटा से इधर जाएगा, कहीं तो जाएगा इधर, ठीक है, मतलब वो डिफ्लेक्ट इधर भी आएगा, इधर भी आगे जाएगा। इसलिए हम क्या करते, कॉइल के अक्रॉस एक की लगाते हैं, वो टैप करते जाते हैं डिफ्लेक्शन कम करने के लिए। हम वो आगे का पार्ट, अब इतना ही याद रखो, डिफ्लेक्ट हो गया इधर, या ऐसा मूव होगा। अब यहाँ समझो 30 है तो इधर भी 30 आए, तो 30 नोट करना उस पर्टिकुलर करंट को, क्योंकि हमें पता है I is directly proportional to theta। यहाँ इंपॉर्टेंट यही है दो, एक कैपिटल डी और स्मॉल डी। कैपिटल डी जो लेते हैं हम अप्रोक्सीमेट 1 मीटर लेते हैं क्योंकि हमें अच्छा डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए इसलिए। और ये डी यहाँ पे डिफ्लेक्शन है कहाँ पे, स्केल पे, और ये कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड स्केल। तो यहाँ डी है डिस्टेंस बिटवीन, क्या बोलेंगे हम, मिरर एंड स्केल, मिरर और स्केल में का क्या है। तो स्पॉटलाइट शिफ्ट्स ऑन
अ मिरर, मिरर के ऊपर, सॉरी, ऑन अ स्केल when current is passed through coil, when current is passed through coil, जब हम करंट पास कर देंगे, पास थ्रू कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल जाली, ओके, याद रखो। अब यहां क्या होगा, tan 2 थीटा इक्वल टू लिख सकता हूं मैं, इक्वेशन देखो, अब यहाँ स्टैंड है, यहाँ पे इसको, ये जो है ये स्टैंड है, लैंप है, तो इक्वेशन क्या आएगा देखो, tan 2 थीटा इक्वल टू ये डी बाई डी। अभी थीटा बहुत कम रहता है तो tan 2 थीटा का अप्रोक्सीमेट 2 थीटा लेंगे, तो 2 थीटा इक्वल टू डी बाई डी और थीटा इक्वल टू डी बाय 2डी। दिख रहा है क्या देखो, इसमें इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे, इनिशियली ये जीरो के लिए, स्पॉट जीरो पे था, अब करंट पास किया तो कॉइल रोटेट हुआ, मतलब इफ, क्या बोलता हूं देखो, इफ कॉइल इज रोटेट्स थ्रू an angle theta, then reflected ray is deflected by 2 theta। कॉइल रोटेट हुआ थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे जो था, ये रिफ्लेक्टेड रे ये डिफ्लेक्ट होगा 2 थीटा से। ये अब तुम्हें कहाँ है, ये ऑप्टिक सेक्शन में थ्योरी और वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड कॉइल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो प्लेन ऑफ द कॉइल जो भी रहेगा वो पैरेलल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब अब इसके टॉर्क का इक्वेशन तुमको पता है, इसके टॉर्क का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ जरा, समझो तुम्हें प्रूव करने को आया, हमने पहले ही लिया था, समझो यहां करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, तो ये दोनों साइड पे PS और QR पे फोर्स एक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन साइड, कौन कौन से साइड, PS और SP एंड QR, बिकॉज दे आर पैरेलल टू B, फील्ड को पैरेलल है, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होगा। अब इन दोनों पे होगा PQ पे, तो PQ पे कितना फोर्स एक्ट होगा, और उसकी डायरेक्शन देखो, B इधर है, करंट नीचे है, तो हमारे क्लास में आएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, B ऐसा है, करंट नीचे जा रहा है तो फोर्स थंब, नहीं तो ऐसा ले लो, ये B इधर राइट हैंड रूल, करंट नीचे, पाम को परपेंडिकुलर फोर्स, तो इसके ऊपर फोर्स कितना एक्ट होगा देखो, यहाँ मैं फोर्स दिखाता हूँ, ये हमारे क्लास में फोर्स एक्ट होगा F, राइट, करंट नीचे आ रहा है, ये करंट जो है ये नीचे आ रहा है, ये फोर्स हमारे क्लास में, और यहाँ क्या होगा, इसके अपोजिट होगा इनवर्ड, यहाँ जो फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, कैसे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ले लो, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, हाँ करंट ऊपर है तो अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ऐसा करंट ऊपर है तो ये थप्पड़ अंदर लग रहा है, तो ये भी F, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है क्या, देखेंगे आप, तो फोर्स एक्ट ऑन PQ, मैं इधर लिखता हूँ, फोर्स एक्ट्स ऑन साइड PQ, तो कितना फोर्स एक्ट होगा देखो साइड PQ पे, फार्मूला ले लो, F इक्वल टू I, फार्मूला याद है, IBL साइन थीटा, राइट, हाँ
IBL साइन थीटा। अब एक ही साइड ले रही है, n टर्न्स रहा तो बाद में n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो PQ की लेंथ है L, करंट है I, मैग्नेटिक फील्ड B है। तो यह आएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल आउटवर्ड हमारे तरफ, IBL साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि L और B में का एंगल, IBL आइडियल बोलते ना हम, करंट एलिमेंट, तो ये DL और B इधर है, तो एंगल 90 हो गया। तो साइन 90 की वैल्यू पता है 1। तो हमें फोर्स का फार्मूला क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, IBL। ये फोर्स एक्ट हो गया साइड PQ पे। अब मुझे ऐसा ही बताओ, फोर्स एक्ट्स ऑन RS पे कितना होगा? बोलो। उतना ही लेंथ है L, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही है, तो मैग्नीट्यूड में सेम आएगा, F ही एक्ट होगा IBL। खाली इसका डायरेक्शन क्या आएगा, उसका आउटवर्ड था, इसका इनवर्ड है, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल इनवर्ड, अंदर की तरफ। मतलब देखो ये अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रहा है, तो ये कॉइल रोटेट हो रहा है इस इमेजिनरी एक्सिस पे। ये जो इमेजिनरी एक्सिस है ऐसा रोटेट हो रहा है बाहर आने के कारण। देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये दो फोर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये दो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट। मतलब ये ऐसा रोटेट करेंगे कॉइल को, या ऐसा है, ये अंदर और ये बाहर ऐसा रोटेट होगा, ये एक्सिस रहेगा। तो अब हमें टॉर्क का इक्वेशन चाहिए, दोनों भी फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के है। हाँ, अब टॉर्क क्या किसको बोलते हैं? दे बताओ, टॉर्क का इक्वेशन क्या है? इज 2, ये कैंसिल नहीं होंगे, उनका मोमेंट उसका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। दीज 2 इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्सेस प्रोड्यूसेस कपल और टॉर्क ऑन कॉइल। चलो अब टॉर्क का फार्मूला बताओ बरा, सबको याद है टॉर्क का फार्मूला? वन फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स IBL इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, ये है B। झाला, तो टॉर्क कितना एक्ट होगा? IBL क्रॉस B को A लेता हूं, राइट। फॉर n टर्न्स ऑफ कॉइल, n टर्न्स रहा तो n से मल्टीप्लाई करो तो B ना मिलेगा। तो टॉर्क का फार्मूला कितना आया? B ना, याद रखो। तो इतना टॉर्क एक्ट होगा, यहां हर बार टॉर्क इतना ही एक्ट होगा, B ना। ठीक है, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ये दो साइड मैग्नेटिक फील्ड को, इतना तो काम है। कल कैसा था? मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ट्विस्टेड था, तो वहां अल्फा और थीटा बदलता था, लेकिन ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमेशा यहाँ पे B और ये L, ये दोनों साइड का L परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो टॉर्क एक्ट हो गया B ना। अब इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये जो अभी तक टॉर्क बोला ना, उसको नाम देंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, TD। डिफ्लेक्टिंग क्यों बना? क्योंकि ये कॉइल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब क्या होगा, ये डायग्राम मिटा दिया। कॉइल डिफ्लेक्ट होगा तो वो जो फास्फोरस ब्रोंज वायर है, हाँ, ये कॉइल ट्विस्ट हो रहा है बोलो, और रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये भी ट्विस्ट हो जाएगा, वायर भी फास्फोरस ब्रोंज ट्विस्ट हो जाएगा। और वो क्या करेगा, इस कॉइल को, ये फास्फोरस ब्रोंज वायर जो है, इस कॉइल को अपनी जगह लाने को देखेगा।
इलास्टिक प्रॉपर्टी से। मतलब कौन सा भी अब बेंड करते हैं हम वायर तो खुद ब खुद अपनी जगह आता है, तो उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। तो क्या करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू किससे रिस्टोरिंग टॉर्क, ड्यू टू फॉस्फर ब्रोंज वायर इज, उसका फार्मूला क्या है, TR लिखता हूं, C थीटा। अब यहां C क्या है, C है, पहले थीटा क्या है, थीटा है डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, और ट्विस्ट भी बोल सकते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल और ट्विस्ट भी बोल सकते हैं। और C कौन है, टॉर्सनल कांस्टेंट है, वायर पिट का कांस्टेंट रहेगा। इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। खाली नाम याद रखो था ये। मतलब ये जो फास्फोरस ब्रोंज वायर है ना, वो ये कॉइल डिफ्लेक्ट हो गया, समझो ये कॉइल है, ये कॉइल को डिफ्लेक्ट किया कौन, मैग्नेटिक फील्ड ने, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो ये भी ट्विस्ट होगा वायर, फास्फोरस ब्रोंज वायर, और वो उसको पहली जगह लाने को देखता है। ये वायर अपने खुद अपनी जगह आना चाहता है, और खुद अपनी जगह आने के लिए आता है तो उस प्रॉपर्टी को हम रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क का फार्मूला है C थीटा। तो C कौन है, टॉर्सनल कांस्टेंट, उसका नाम है रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, याद रखो, ठीक है। यहाँ यह मिक्स हो रहा है, देखो। इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या होगा, दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएगा, हाँ। तब यहाँ बोलता हूँ एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो क्या लेता हूँ मैं, दोनों टॉर्क इक्वल ले लेंगे। कौन कौन से दोनों टॉर्क, एक है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। चलो अब बताओ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला क्या है, बीना, और रिस्टोरिंग टॉर्क का ये C थीटा, उसको सीता बोलेंगे हम, C थीटा। चलो, ये कब, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, दोनों जब इक्वल ले लेंगे हम। तो इसका मतलब क्या होगा, I इज C बाय बैंड थीटा। अब ये सब कांस्टेंट है, C इस वायर की प्रॉपर्टी है फास्फोरस ब्रोंज, B मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, कॉइल का इवन एरिया कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है। तो C बाय बैंड ये पूरा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब जितना ज़्यादा करंट पास होगा कॉइल में उतना उसका डिफ्लेक्शन आएगा, और ये लीनियर आ गया। तो ये लीनियर डिफ्लेक्शन, मतलब करंट के साथ थीटा लीनियरली चेंज होगा, या क्वाट थीटा, साइन थीटा वगैरह आया नहीं। तो ये इससे हमें क्या फ़ायदा है, तुम बोलेंगे क्यों पढ़ा हम, तो ये हमें करंट मेजर करने के लिए काम आता है। अब तुम बोलेंगे एमीटर यूज करो करंट मेजर करने के लिए, गैल्वेनोमीटर नहीं, एमीटर जब यूज करते हैं तो स्मॉल करंट मेजर नहीं कर सकते। इससे हम 10 to the power -9 एम्पियर इतना स्मॉल करंट मेजर कर सकते हैं, और इसके एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें ये सिलेबस में दिया। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल। तो ये हम थ्योरी और वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखा। ये हमेशा प्लेन में ही रहेगा कॉइल बी के, इसलिए ऐसा लिया। तो टॉर्क एक्ट होगा बिना, और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, डिफ्लेक्ट होने के कारण वो वायर ट्विस्ट होगा, उसे हम रिस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे। वो हमेशा इलास्टिक प्रॉपर्टी वायर की वो
अपनी जगह रिस्टोर करना, सी थीटा, ये याद ही रखो, इलास्टिसिटी में डिटेल में है। सी थीटा डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, और ट्विस्ट बोलेंगे टॉर्सनल कांस्टेंट रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। सी निकालना है तो टी आर बाय थीटा ले सकते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन को दोनों इक्वल लेंगे तो ये कांस्टेंट है, तो हमें बहुत फेमस इक्वेशन मिला कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। तो ये याद रखो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली proportional to deflection of coil, deflection of coil। हमें डिफरेंस में हमें आप डायग्राम देख रहे हैं, तो ये सस्पेंडेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर में कॉइल सस्पेंड करते हैं, PQRS कॉइल है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, दिखा है यहाँ थोड़ा, और वो ये फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये फिक्स्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, तो ये फास्फोरस ब्रोंज वायर से हम सस्पेंड करते हैं, और यहाँ लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट लेते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे करंट पास होता है यहाँ से, तो हमें पता है करंट कैरिंग कॉइल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, यहाँ रेडियल फील्ड हो गया इसी। हाँ, अब रेडियल फील्ड में क्या होने वाला है, वो प्लेन ऑफ द कॉइल, आगे मैं डिटेल में बताता हूँ, पैरेलल रहता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में। प्लेन ऑफ द कॉइल जो रहता है वो पैरेलल टू फील्ड रहता है। इसका मतलब इतना ही याद रखो कि इस कॉइल पे टॉर्क एक्ट होगा, और टॉर्क का फार्मूला पता है हमें, बीना साइन थीटा। यहाँ थीटा ऑलवेज 90 रहेगा। क्यों? क्योंकि अब ये कौन ऐसा मुड़ गया, ऐसा सॉरी डेविएट हो गया कॉइल, डिफ्लेक्ट हो गया, तो रेडियल फील्ड में वो पैरेलल आता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये हमेशा साइन 90 आएगा। ये रेडियल मैग्नेटिक का फायदा है। इतना ही याद रखो, अभी आगे डिटेल में डिफरेंस में यहाँ कॉइल सस्पेंडेड है, और यहाँ स्प्रिंग के, ये रेड कलर का कॉइल है, स्प्रिंग यूज करते हैं हम, अपर और लोअर एक दो स्प्रिंग लगाते हैं क्योंकि वो बाद में अपनी जगह आए, और इसमें करंट पास करते हैं, तो करंट जितना ज़्यादा पास होगा उतना वो डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्शन यहाँ डायरेक्टली मेजर करते हैं हम, यहाँ एक लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट लेना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ये पिवोटेड कॉइल है, ये डिटेल में हमें नहीं है, खाली यहाँ कॉइल पिवोट किया इस तरह याद रखो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में और फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ रीडिंग हमें डायरेक्ट मेजर करते हैं हम, यहाँ लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट से मेजर करते हैं। लार्ज सेंसिटिविटी, लेस सेंसिटिविटी, कॉइल फिक्स है, इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, एक्यूरेसी भी ज़्यादा है, लेकिन कॉस्ट इसका ज़्यादा है और उसका कॉस्ट कम है। ये फोर्टेबल नहीं है, थोड़ा हार्ड है इसके अरेंजमेंट करना, और ये फोर्टेबल है। तो ये दोनों का डिफरेंस याद रखो। देखो यहाँ हमें डिफरेंस दिया है दोनों में का, सस्पेंडेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर, पिवोटेड कॉइल टाइप लिखेंगे इसको, पिवोटेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर। दोनों में भी कॉइल मूव होता है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स। कॉइल इज सस्पेंड इन रेडियल फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल इज पिवोटेड। आगे मैं डायग्राम में बताऊंगा, अब डायग्राम यहाँ नहीं दिया है। आगे क्या बोला है देखो, इट इज अ मोर सेंसिटिव, इट इज अ लेस सेंसिटिव, इट इज अ मोर एक्यूरेट, इट इज अ लेस एक्यूरेट। ये इस सेंसिटिविटी ज़्यादा है, हमारे सिलेबस में डिटेल में यही है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसको हम सस्पेंडेड बोलते हैं, पिवोटेड टाइप। डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड यूजिंग प्लेन मिरर। आगे इसको ही हमें क्या बोलना है, MCG बोलना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आया कि याद रखो सस्पेंडेड टाइप, मोर एक्यूरेट, यहाँ लेस एक्यूरेट।
डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड यूजिंग प्लेन मिरर बाय लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। लैंप और स्केल अरेंजमेंट से यूज करते हैं हम, मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। और यहां डिफ्लेक्शन डायरेक्ट मेजर करेंगे। इट इज नॉट 4 टेबल, और ये 4 टेबल है, अच्छी बात है। इसका रेट ज्यादा है, कॉस्ट, इसका कॉस्ट कम है। आगे अब डायग्राम से मैं बताता हूं। हम बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन produced in a galvanometer per unit current flowing through it। देखो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोड्यूस होगा गैल्वेनोमीटर में पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट, उसे हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन अ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट। अब जनरली सेंसिटिविटी कब ज़्यादा होगी, छोटे करंट के लिए लार्ज डिफ्लेक्शन मिला तो उसे बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी मतलब क्या है, करंट सेंसिटिविटी को हम ऐसा लिखेंगे, करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू प्रोड्यूस्ड डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट। मतलब एस आई से भी दिखाएंगे, डिफ्लेक्शन थीटा बाय आर। अब छोटा करंट है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिला तो सेंसिटिविटी अच्छा है उस गैल्वेनोमीटर का, और कहीं बहुत करंट पास किया और डिफ्लेक्शन ही नहीं है तो सेंसिटिविटी कम है। तो सेंसिटिविटी मतलब क्या, सेंसिटिव कब बोलेंगे तो सेंसिटिव मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मतलब लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल करंट। तो सेंसिटिविटी अच्छी है उसकी, बेटर सेंसिटिविटी, लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल करंट, सेंसिटिविटी ज़्यादा। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा तो हमें पता है बीना इक्वल टू सी था, ये तो याद ही रखो। तो I इक्वल टू क्या मिला था, C बाय बैन इंटू ये थीटा। चल अब थीटा बाय आई चाहिए तो बैन बाय C आएगा, ये मिलेगा थीटा बाय आई। तो ये इक्वेशन आएगा हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए, बैन बाय C। तो ये आएगा करंट सेंसिटिविटी। ऐसा बोला, कभी इसको कुछ भी सिंबल ले सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं कि ऐसा ही देना। तो हम इसको बोलेंगे क्या, करंट सेंसिटिविटी। कितना इजी था देखो, करंट सेंसिटिविटी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब करंट सेंसिटिविटी कब बढ़ेगा तो B बढ़ाया, A बढ़ाया, N बढ़ाया और C कम किया। लेकिन C बहुत कम करेंगे तो वो वेट बैलेंस नहीं करेगा, इसलिए लिमिटेशन है। करंट सेंसिटिविटी कितना भी हम बढ़ा नहीं सकते, क्यों, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाया, एरिया बढ़ाया, और C कम करना है तो और थिन वायर यूज करना पड़ेगा, टॉर्सनल कांस्टेंट, तो फिर वो टूट जाएगा। इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करना है तो क्या क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, B इंक्रीज करना पड़ेगा, A इंक्रीज करना पड़ेगा, N इंक्रीज करना पड़ेगा और C डिक्रीज करना पड़ेगा। याद रखो, हाँ, ये करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो B बढ़ाओ, A बढ़ाओ, N बढ़ाओ,
सी कम करो। तो लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये बढ़ाएंगे तो वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली सी भी बढ़ेगा। मतलब वेट बढ़ेगा तो उसको बैलेंस सस्पेंड करने के लिए जो वायर लेंगे वो ज़्यादा वायर चाहिए, तो उसके लिए सी भी बढ़ जाएगा। तो लिमिट तक ही हम सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। तो ये था करंट सेंसिटिविटी। किसी किसी बुक में इसे थीटा बाय के जगह डी थीटा बाय डी आई भी लिया है, इसका डिफ्रेंशिएट लेके। समझो इसका मैं डिफ्रेंशिएट लेता हूँ, इसी का ये, तो इसी का डिफ्रेंशिएट लिया तो क्या आएगा, डी आई। ये तो कांस्टेंट है सी बाय बैन, और ये डी थीटा, तो वही होगा डी थीटा बाय डी आई बैन बाय सी डी थीटा बाय डी आई। बोल सकते हैं इसको डी थीटा बाय डी आई, डिफ्रेंशिएट करके इसको बस थीटा बाय आई बोला कि डी थीटा बाय, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका यूनिट बताओ बरा, यूनिट डी थीटा बाय डी आई बोलो या थीटा बाय आई, इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम, डी थीटा बाय डी आई और थीटा बाय आई भी बोल सकते हैं। यूनिट बताओ, यूनिट क्या आएगा, रैड पर एम्पियर। तो ऐसा यूनिट कहाँ लिखो, इधर लिखता हूँ, ऐसा यूनिट रेडियन पर एम्पियर यूनिट आ गया उसका। डिग्री में भी ले सकते हैं हम, कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको डिग्री पर एम्पियर, रैड पर एम्पियर बोलो, डिग्री पर एम्पियर, कन्वर्जन तुम्हें पता है। हाँ, और एक याद आया, फिगर ऑफ मेरिट, करंट सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल जो रहता है, अभी वो तुम्हें नहीं है सिलेबस में, डिग्री कॉलेज में है। तो देखो इसको मैं बोल सकता हूँ फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट किसको बोलना है, रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल, डिग्री कॉलेज में प्रैक्टिकल है फिगर ऑफ मेरिट। अब हम लेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट को मिटाता हूँ इधर और यहाँ लिखता हूँ मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। झाला, यही है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूसिंग गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। अब इसको मैं मिटाता हूँ। चलो, अब चाहिए हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो आप, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस लगाए वाला। तो करंट सेंसिटिविटी की जगह आएगा यहाँ, याद रखो वोल्टेज सेंसिटिविटी, यहाँ करंट की जगह आएगा वोल्टेज। चलो, हाँ, यहाँ हम बोल सकते हैं थीटा बाय वी, वोल्टेज थीटा बाय वी। अब बताओ, ये करंट नहीं है, वोल्टेज सेंसिटिविटी है, पूरा मैं उल्टा बात कर रहा हूँ, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब डबल इसको यस वी से दिखाता हूँ, थीटा बाय वी। अब मजा है, यहाँ क्या करना था हमें, वी के जगह यहाँ नया टर्म्स आएगा एक, देखो। हाँ, अब जो पूरा गैल्वेनोमीटर है, उसका कॉइल है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, उसको रेजिस्टेंस भी होगा, वो जी रहेगा। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, थीटा वी की जगह ओम्स लॉ आई जी, वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा बाय वी, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पूरे गैल्वेनोमीटर कॉइल का जी लेता हूँ। अब थीटा बाय आई को ऊपर लिखता हूँ बाय जी, थीटा बाय आई तो यस आई था, यस आई बाय जी। तो यहाँ याद रखो, ये हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी का फार्मूला है।
थीटा बाय ऊपर लिया। यहाँ याद रखो सब जन, जी कौन है, तो जी है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, पूरे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। क्यों पढ़ रहे हैं बताता हूँ। ये ऐसा है, यहाँ उल्टा है ना, एस वी एस आई बाई जी है। जनरली वी इक्वल टू आई और जी रेजिस्टेंस लेते हैं, यहाँ उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये वोल्टेज सेंसिटिव। अब इसका इक्वेशन क्या आएगा बताओ बरा। इक्वेशन कुछ नहीं करना है, अभी हमने देखा था करंट सेंसिटिविटी का इक्वेशन। तो क्या मिला था करंट सेंसिटिविटी का इक्वेशन, थीटा बाय आई और बैन बाय सी। तो इधर थीटा बाय करंट सेंसिटिविटी की जगह बैन बाय सी रखता हूं मैं। तो क्या इक्वेशन मिलेगा, बैन बाय सी जी, खत्म। तो ये मिला वोल्टेज सेंसिटिविटी। कितना इजी था देखो। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, voltage sensitivity of moving coil galvanometer is defined as deflection produced in the galvanometer per unit voltage applied across the galvanometer. Voltage sensitivity का फार्मूला है deflection by voltage, SV थीटा बाय V, थीटा बाय IG, थीटा बाय I बाय G, SI बाय G, SI का फार्मूला है बैन बाय C G। तो ये था वोल्टेज सेंसिटिविटी। G कौन है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इक्वेशन SI का तो पहले ही यूज किया है हमने। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज याद रखो। यूनिट क्या आएगा, SI यूनिट बोलता हूँ वोल्ट, रैड पर वोल्ट, और डिग्री भी बोल सकते हैं, डिग्री पर वोल्ट। झाला मिला हमको, कितना इजी था देखो। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का ये रिलेशन इसमें से हमें याद रखना है। एस वी इक्वल टू एस आई बाय जी। कैसे बढ़ाएंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। एस वी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा बताओ। B बढ़ाना पड़ेगा, A बढ़ाना पड़ेगा, N बढ़ाना पड़ेगा, और C और G कम करना पड़ेगा। C और G कम करना पड़ेगा। टॉर्सनल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी इसके भी लिमिट रहेगी। रेजिस्टेंस कम करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स कम करना पड़ेगा, तो फिर करंट सेंसिटिविटी कम होगा। मतलब ये एक सेंसिटिविटी बढ़ाने जाएंगे तो दूसरी कम होगी। देखो यहाँ G बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तुमने करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, तो G बढ़ेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम होगा। तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम होगा, और वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो करंट सेंसिटिविटी कम होगा। देखो अब एक्यूरेसी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है। तो पहले तो एक्यूरेसी अगर इंक्रीज होता है, एक्यूरेसी इंक्रीज करना है तो एरर को डिक्रीज करना पड़ेगा। याद ही रखो, एक्यूरेसी इंक्रीज करना है तो एरर डिक्रीज करो। समझो DI ये एरर है इन मेजरमेंट ऑफ I। ये क्यों मिला, अगर डी थीटा करेक्ट नहीं मिला तो डी थीटा एरर इन मेजरमेंट ऑफ थीटा। तुम थीटा मेजर कर रहे हो तो डी थीटा एरर इन मेजरमेंट ऑफ थीटा आया तो ऑटोमेटिक DI एरर मिलेगा मेजरमेंट ऑफ करंट I। अब पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने बताया, उसमें एक ही इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, बीना इक्वल टू सी था। ठीक है, तो अब क्या मिलेगा, I बाय C बैन थीटा। अब इसको, ये तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करेंगे। एरर्स एक्यूरेसी निकालना है तो हम DI बाय I निकालेंगे।
तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो डी आई, ये तो कांस्टेंट है, सी बैन, ये मिलेगा डी थीटा। तो एक्यूरेसी के लिए मैं क्या करता हूं, ध्यानपूर्वक देखो, एक्यूरेसी को डी आई बाय आई में निकालता हूं। अब ये डी आई बाय आई लेस होगा तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी। डी आई बाई एरर है, एरर लेस होगा, एरर है, डी आई बाय रिलेटिव एरर, डी आई बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर। इसे डी आई बाय को क्या बोलते हैं हम, याद है कि नहीं कुछ, रिलेटिव एरर। मतलब हम x क्वांटिटी मेजर कर रहे, उसमें एरर आ रहा डी एक्स, रिलेटिव एरर। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया था, परसेंटेज एरर मिलता था। तो अब डी आई बाय आई करो, 1 और 2, ये तो कांस्टेंट है, तो क्या मिलेगा, डी थीटा बाय थीटा। मतलब एक्यूरेसी इंक्रीज करना है तो डिफ्लेक्शन जो है वो बड़ा लेना पड़ेगा, बड़ा डिफ्लेक्शन ले लो। छोटे छोटे डिफ्लेक्शन लेंगे तो उसमें गलतियां बहुत आ सकती है। तो एक्यूरेसी इंक्रीज करना है, एक्यूरेसी फॉर इंक्रीजिंग एक्यूरेसी थीटा मस्ट बी ग्रेटर। थीटा मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल पिवोटेड में डायरेक्ट मिलेगा और उधर लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट से मिलेगा, वो लार्ज रखो। थीटा बढ़ाना है, यहाँ बीना इक्वल टू सीता में थीटा बढ़ाना है तो बीना बाय सी ले देते हैं, राइट। मतलब हमें क्या क्या करना पड़ेगा, आई तो निकल गया हमारा, तो ये बढ़ाना पड़ेगा। मतलब मैं लिखता हूं फॉर इंक्रीजिंग एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इंक्रीज करना है तो डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इंक्रीज करो। 2 नंबर में क्या करोगे, देखो डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इंक्रीज करोगे। दूसरा 2 नंबर में देखो ये बी एन ए भी इंक्रीज करेंगे। तो क्या बोल देंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इंक्रीज, फिर बोलेंगे इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, फिर इंक्रीज बी, और फिर बोलेंगे इंक्रीज ए, एरिया ऑफ कॉइल। सब बढ़ाते जाओ तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी इजी था बहुत। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी इंक्रीज करना है तो एरर डिक्रीज करो। डी थीटा एरर आया डी थीटा मेजर करने में, तो डी आई एरर मिलेगा आई मेजर करने में। बीना का फार्मूला क्या था, सी था, आई इक्वल टू ए, डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएटिंग किया, ये कांस्टेंट हुई है। एक्यूरेसी के लिए फार्मूला आया डी आई बाय इक्वल टू डी थीटा।